नमस्कार मित्रों, राम राम, सत श्री अकाल, नमन प्रणाम। आज फिर से लाइव आने का कारण बन गया है। हालांकि मैंने 2 तारीख को लाइव आने के बाद सोचा था, मैंने कहा महीने पर शांति करेंगे, लेकिन कारण ऐसा बन गया कि आज मुझे फिर से लाइव आना पड़ रहा है। अब लाइव आने का मुख्य कारण है, 2 तारीख को थिंक 36 को मैंने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में मैंने कोई बयान दिया था। मैंने कहा जनता नेताओं को जूते मारेगी। उसमें हमारे रानीवाड़ा विधायक जी का ही इंटेंस था मेरा। तो उस बात को लेकर नेताजी ने इतनी नैरेटिव फैलाई है पूरे राजस्थान स्तर पर, जिसमें न चाहते हुए भी, मेरे साथ न शामिल होते हुए भी ऐसे लोगों को लपेटने की कोशिश की। उस संदर्भ में मैं आज आपको कुछ खुलासे करूंगा। सबसे प्रथम तो जनता जूते मारेगी, इतिहास गवाह है। अपने 47 से आज़ादी के बाद की बात करें और अपने यहाँ की बात करें तो कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए हैं जनता की तरफ से, जिसमें नेताओं को जूते क्या मारे, कपड़े तक फाड़ डाले थे। क्योंकि जनता नेता को चुनती है अपने जनहित के लिए, और जब नेता सेल्फ सेंटर्ड होकर और जनता को नकार कर और उल्टे काम शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है कि जनता जूते मारेगी। उस बयान को मैंने ये कभी नहीं कहा, मैंने कहा मैं जूते मारूंगा, जनता जूते मारेगी। और उसके लिए आज भी मैं मुकम्मल हूँ। मेरा बयान स्टैंड है, और जो काम ढंग से ठीक नहीं करेगी जनता चुनेगी, उनको जनता जूते मारेगी। और इस बयान से किसी भी नेता का कोई लेना देना नहीं है। मेरे खुद के दिमाग की उपज है, मेरे विचार है और मेरा इंटरव्यू है। अब साहब नेताजी कह रहे हैं कि एक हमारे साथी पूर्व मंत्री के पास बैठकर कानाफूसी करके और इन्होंने ये इंटरव्यू दिया। सरासर गलत है। न तो कभी नेताजी इस तरह की सुखराम जी की बात कर रहे हैं, ये इनका इंटेंस। पूर्व मंत्री सांचौर से विधायक रहे पूर्व मंत्री जी सुखराम जी का इंटेंस है इनका। अब इनकी खुन्नस क्या है उसको भी मैं खुलासे पूर्वक बताऊंगा। लेकिन सुखराम जी ने अपने जीवन में, मैं 95 से 1995 से सुखराम जी से जुड़ा हुआ हूँ, और सुखराम जी और इनकी राजनीति से प्रभावित होकर 95 के अंदर जब ये सुखराम जी पहला चुनाव लड़े थे, पंचायत चुनाव का, उस समय उससे पहले वार्ड पंच और सरपंच वगैरह मिलकर प्रधान बनाया करते थे। और 95 में राजस्थान सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था करके और ये पंचायत चुनाव का गठन किया था दोबारा। तो उसमें एक जिला परिषद है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा सरपंच। तो उनमें 95 में सुखराम जी ने प्रथम चुनाव लड़ा डावल हैंडवाड़ा से। तो उस समय हम सुखराम जी के साथ थे, सुखराम जी के हेल्पर के रूप में थे, उनकी गाड़ियाँ चलाया करते थे। और उसके बाद जय किशन जी अध्यक्ष बने, तो जय किशन जी ने 99 में मेरे को जिले में महासचिव बनाया युवा कांग्रेस का। और 2000 के चुनाव में स्वर्गीय आदरणीय रत्नाराम जी ने मुझे प्रथम सन 2000 में टिकट दिया था पंचायत समिति रानीवाड़ा से, 1 नंबर वार्ड से। तो उस समय से सुखराम जी भी सांचौर से चुनाव लड़े थे और भीनमाल से देराम जी चुनाव लड़े थे। तो हम 3 घोषित प्रधान थे उस समय। आजकल तो क्या है कि घोषित बाद में करते, पहले पूर्व घोषित होते थे। तो सांचौर से सुखराम जी घोषित थे, रानीवाड़ा से मैं घोषित था और भीनमाल से देराम जी घोषित थे। लेकिन कारणवश मैं 66 वोट से हार गया। यहाँ पर 19 सीटें थी, 9-10 का रेशियो, 10 बीजेपी के पास थी, 9 मेरे पास थी। तो रत्नाराम जी ने कहा कि सामने वाला चुनाव लड़ने वाला आपके परिवार का सदस्य है, उसको लाओ तो अपने प्रधान बना देते हैं। तो उस बात पर स्टैंड रहते हुए मेरे सामने चुनाव लड़ी हुई महिला जो मेरी चाची लगती है, उसको ला करके हमने रानीवाड़ा का 2000 में प्रधान बनाया। सुखराम जी सांचौर से बने और देराम जी भीनमाल से बने। मेरे कहने का मतलब है कि उस समय से मैं राजनीति में, और 99 से मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ।
उसके बाद 2003 में श्रीमान जी पधारे टिकट लेकर। उससे पहले भी हमारे यूथ कांग्रेस में साथी थे, हमारे जालोर के प्रभारी थे, ये प्रदेश में महासचिव थे और हम जिले में महासचिव थे। तो इन्होंने कहा यार मुझे रानीवाड़ा से चुनाव लड़ना है यार, आप हो तो हमने उस समय सबसे बड़ी गलती करी कि हमारे गुरु के साथ हमने धोखा किया और उस धोखे के फलस्वरूप हमने काफ़ी भुगत लिया है। अब रत्नाराम जी यहाँ है नहीं, लेकिन मैं बाजी से कहूँगा कि आप मुझे माफ़ करें। मैंने आपके साथ जो चीटिंग करके ऐसे व्यक्ति को स्थापित करने में जब मेरी जो भूमिका रही थी उसका मैं बहुत फल भोग चुका हूँ। अब आप मेरे बारे में थोड़ा स्वर्ग में बैठ बैठ भी अच्छा सोचो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कल नेताजी ने 12 मिनट और कुछ सेकंड का आज तक के पत्रकार अशोक शर्मा जी के साथ कोई फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू लिया है। हालांकि वो इंटरव्यू प्रायोजित था। वो पूछ रहा है कि आप रतन देवासी जी बोल रहे हैं? तो ये कहते हैं हाँ हाँ सर बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब यहाँ तो आपके पास नंबर सेव थे और या फिर प्रायोजित कार्यक्रम था, तो या आप पूछ लेते कि आप कौन बोल रहे हो। लेकिन क्योंकि आप आसपास ही बैठे थे कहीं और बंद कमरे में, जब कॉल आया उनका तो आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट रूम के अंदर बैठे हो और आवाज़ आ रही है। तो मतलब आप तो यात्रा भी करते हो, घूमते हो, लोग कहते हैं आपके बारे में चप्पल खींचते हैं, रतन जी 24 घंटा काम करते हैं। तो उस समय आप साइलेंट मूड में और एकदम ऐसे बंद रूम में आप कैसे थे? तो मतलब एक प्रायोजित कार्यक्रम था, तो जैसे भी था वो आपका था। लेकिन उसमें आपने कहा था कि एक व्यक्ति धरने से उठकर सुखराम जी से कानाफूसी करके बाहर जाके और गलत बयान देता है। तो नेताजी मैं 2003 से नहीं 2001 से आपके करीब हूँ। आपका कार्यालय मेरे प्रॉपर्टी में रहा है। आप रात को भी मेरे ऑफिस में सोते थे। आप जैसलमेर माउंट आबू बस के अंदर रानीवाड़ा आते थे और आजुदर के पास आप सुनसान जगह पे उतरते थे और हमारी गाड़ी आपको लेने आती थी। और उसके बाद हमने गली गली घर घर घुमाया। उस समय समाज भी आपका साथ नहीं था। आज तो आप समाज के पीर हो, अच्छी बात है। आप एक कास्ट को वो कर रहे हो, कल कुछ कोई वर्ड था उसमें, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब अपने अपने कास्ट को करते। लेकिन उस समय से लेकर 2020 तक मैं आपका सारथी बनकर काम कर रहा था। आपके सारे काम कागज से लेके, गाड़ियाँ चलाने से लेके, आपकी नीतियाँ, आपके उवाच, आपके प्रवचन सारे हम प्रसारित करते थे। तो आप मेरे को जानते नहीं क्या? आप ये भी कह देते कि परशुराम ढाका, नाम लेने में आपको मेरी शर्म आ रही है क्या? अब मेरा अन्न आपके पेट में पड़ा होगा, आखिर आपका तो अन्न मेरे पेट में होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में आके भी खाना आपको हमने खिलाया है, अहमदाबाद में भी खाना हमने खिलाया है, रानीवाड़ा में हमने खिलाया है। तो आपका अन्न मेरे पेट में नहीं है, लेकिन मेरा अन्न तो आपके पेट में है। आपके लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध करवाते थे रात के समय में, आपको सोने की व्यवस्था भी करते थे और आपकी रात भर रखवाली भी करते थे। और आप इतने जल्दी नेताजी भूल गए, इतने क्या स्वार्थी लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये सब सारा मुझे इसलिए कहना पड़ा, मुझे शौक नहीं है। लेकिन आपने कहा एक व्यक्ति मत कहो, आप मुझे परशुराम ढाका कहो, क्योंकि सुखराम जी तो ये विधायक मेरे आपके साथी 2008 के बाद बने। इन्होंने पहला चुनाव 2008 में लड़ा था, लेकिन अपने तो 2001 से साथी थे ना यूथ कांग्रेस में। तो आप मुझे कैसे भूल गए? इस तरह मत करो, जनता सब जानती है। अब रही बात सुखराम जी का, तो सुखराम जी के विरोध में आप ये कह रहे हो कि भाई इस आदमी के बयान देने के बाद से मैं सुखराम जी के विरोधी हुआ, ऐसा नहीं है। आप सुखराम जी के विरोधी बहुत पहले समय से, पूर्व समय से हो, और आप और हम साथ थे। उस समय सुखराम जी आप चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपने हमारे मार्फत क्या क्या काम करवाए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज कह रहा हूँ। आपने कहा था कि सुखराम हारेगा तो मैं मंत्री बनूंगा, और उसमें आप कामयाब भी हुए। तो आपकी हमेशा ये खुन्नस रही है सुखराम जी से। और उसके बाद आप अब आप स्वयं बयान दे रहे हो कि जिला बना तब मुझे पूछा नहीं। तो जिला बना तब आपको नहीं पूछा, तो आप पत्थर पर वहाँ नाम लिखवा रहे थे, हेलीकॉप्टर चढ़ रहे थे, लंबे लंबे भाषण छोड़ रहे थे,
और वो भाषण आज वापस प्रसारित हो रहे हैं। तो उस समय भी आप कह सकते थे, विरोध कर सकते थे, जैसे जीवराम जी, दूसरे नारायण सिंह जी वगैरह ये विधायक थे या जो भी थे, लेकिन ये वहाँ नहीं आए। तो आपको भी उस मंच पर नहीं आना चाहिए था। उस समय कह देते कि भाई सीमांकन ठीक नहीं हुआ है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हो। अब आप कह रहे हो कि मैं एक कास्ट को लीड कर रहा हूँ, तो आप अपनी कास्ट को लीड कर रहे हो, तो सुखराम जी कौन सी गाय भैंस चरा रहे हैं? वो भी तो किसी न किसी कास्ट को लीड कर रहे हैं। अब आप अपने समाज के हीरो हैं, तो सुखराम जी हमारे समाज के कोई नूर है, और सुखराम जी का जीवन ही संदेश है। तो सब अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सुखराम जी जैसे संत, जिनका जीवन एक संदेश है हमारे विष्णु समाज के लिए, और वो एक, मैं तो कहूँ नेता नहीं, एक संत है। और ऐसे संत पर आपने खुन्नस खा के, पता नहीं आपकी कौन सी खुन्नस थी, उनको चुनाव हराने के लिए आपने सांचौर में क्या क्या नहीं किया। और कल तक की बात करूं, यूथ कांग्रेस के बैनर तले आपने जो कार्यक्रम करवाया, उसके अंदर आपकी फ़ोटो लगवाई और सुखराम जी की फ़ोटो हटवाई। इससे बड़ा नीच काम आप पार्टी में क्या कर सकते हैं? फिर भी सुखराम जी ने बड़ा मन रखा। आपने चुनाव हराने से लेके कितना कुछ किया, कितने बोले, कितनी बार बके हो, लेकिन सुखराम जी ने अभी तक एक भी वर्ड अपने मुंह से नहीं कहा, और नहीं कभी हमको कहा। और उल्टा हमको कहते हैं कि यार आप क्यों बोलते हो? मैं साहब आप नहीं बोलते हो, लेकिन हम तो नहीं रह सकते। इस तरह गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा, इसलिए साहब हम तो नहीं रह सकते। तो मैं उनके कई बार मना करने के बावजूद बोलना पड़ रहा है। लेकिन आप मेरी वजह से सुखराम जी पर कोई आरोप न लगाए, और आपको अगर दूसरी कोई खुन्नस है तो आप निकालते रहे। आपने शमशेर अली को खड़ा किया, उसके साथ पूरी टीम आपने लगाई, और किस तरह आपने चुनाव को कैंपेन किया। चुनाव से पहले आपने सांचौर में आपके समाज की जनगणना करवाई, और फिर सबको इकट्ठा किया। कितनी बार कहाँ आपने मीटिंगें करी, कैसे करी, तो वो सारा दुनिया जानती है। लेकिन अभी तक सुखराम जी चुप है। मतलब उनका आप धैर्य देखो। और आपने इस पूरे अभियान में समरजीत सिंह जी को लपेटने की कोशिश की, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। समरजीत सिंह जी मेरे गुरु है, मेरे साथी रहे हैं। आप जिलाध्यक्ष थे, उस समय मैं रानीवाड़ा का ब्लॉक अध्यक्ष था। हाँ, एक बीच में मैं कहना भूल गया, यूथ कांग्रेस के 99 के बाद 3000 मारने के बाद 2004-05 में आपने और पुखराज जी ने मेरी अच्छी पैरवी करी। मुझे जिले में युवा कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया। मैं 10 तक काम किया मैंने, और 2011 से लेकर 17 तक मैं 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष बना। और आपके ही कार्यकाल में मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, मैं आपकी पैरवी करता था टिकट दिलाने में। आपने हमेशा पंचायत का चुनाव में मुझे टिकट दिलाने की पैरवी करी। 2005 का टिकट मुझे मिला, 2010 का मिला, 2015 का मिला, 2020 का मिला। तो आप मेरा नाम भूल गए। और अर्जुन सिंह जी का आपका अलायंस था 2015 में। तो मैं कार्यालय मेरे यहीं चल रहा था, तो आपने कहा था कि यार 11 नंबर सीट आदरी रोप से खाली जा रही है। वसनाराम मेघवाल को हमने तैयार किया था, उस समय 10वीं पढ़ाई वाला वो लागू था। तो क्या 11 नंबर सीट खाली जा रही है, तो वहाँ से चुनाव लड़ लेगा क्या? निर्विरोध अपना करना नहीं चाहते। मैंने सर बिल्कुल लड़ लेंगे। तो मैंने घर का खर्चा खा के और सब लोगों से दुश्मनी लेकर मैंने वो आपकी पार्टी की, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने चुनाव लड़ा, और आप मेरा नाम तक भूल गए। उसके बाद आपने अभी चुनाव के अंदर समरजीत सिंह जी के साथ क्या किया, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था। और उनको जिताने में आपकी बिल्कुल कतई नेगेटिव पूरा रोल था, कतई जिताने में भूमिका नहीं थी। और वो सब जानते समरजीत सिंह जी, लेकिन उन्होंने नपातुला और सजा बयान दिया है। तो आप उनके बिल्कुल साथ लेने की कोशिश कर रहे हो, कभी राजपूत समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सब समझदार है। आप हमेशा आपने चौधरी और रबारी समाज को लड़वाया, जिनके घर पे कई सालों से आना जाना था वो आपने बंद करवाया। और जैसे ही आपको लगा
आप सेल्फ सेंटर्ड लोग जो सुखराम जी पर आरोप लगा रहे हैं ना, वो सारे के सारे सेल्फ सेंटर्ड को, रिप्रेजेंट को, या जो भी आप आरोप लगा रहे हो, वो सारे के सारे लक्षण आप में है नेताजी। तो आपने लड़वाया, और जब आपकी मर्जी आई आपने समझौता कर लिया। अब रही बात राजपूत समाज की, जो विशेष रूप से देवासी और राजपूत समाज वर्षों से, पीढ़ियों से एक साथ रहे हैं रानीवाड़ा क्षेत्र के अंदर, और उनको आपने इस तरह लड़वाया, मंदिर को लेकर, अविश्वास को लेकर, और डेलीगेटों को लेकर आपने कितना कुछ नाटक किया। और मंदिर, सेवाड़िया मंदिर को लेकर आपने हाई कोर्ट तक गए, और उसमें करेंसी बंद हो गई थी हिंदुस्तान की। तो वो करीब 70 लाख रुपये जो 1000 और 500 की शक्ल में नोट पड़े थे वहाँ, तो वो आखिर मंदिर कमेटी को वहाँ से जयपुर से रिसीवर बुलाकर पुलिस के मार्फत लाकर तिजोरियाँ तोड़वा को पैसे बैंक में जमा करवाने पड़े, और आपने ऐसी स्थिति करी। और अब मैंने सुना है कि परसों आपका शॉर्ट आउट हो गया। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं भाईचारा कायम रहे, राजनीति अपनी जगह है। रत्नाराम जी, अर्जुन सिंह जी ने अच्छा यहाँ उदाहरण पेश किया था। 30-35 साल तक इन्होंने आपस में चुनाव लड़े, लेकिन लोगों को कभी नहीं लड़े। तो आपने डेलीगेटों को कितना ऊंचा नीचा किया। शक्ति सिंह जी कलेक्टर के पास आपने अविश्वास पेश करवाया, उप प्रधान जी को परेशान करवाया, और उनको मुखपत्र बनाया, फिर उनके साथ क्या क्या किया। और उन बेचारे डेलीगेटों की, जो जीवन में डेलीगेट लगभग एक बार ही बनता है 99%, और उनको आपने दूर किया। उनके जो प्रधान जी के, उनका अच्छा सेटिंग था, तालमेल था, जिन्होंने कुछ ने स्वयं के काम करवाए, कुछ ने गांव के काम करवाए, वो सारे काम भाईचारा आपने तुड़वा के, और अविश्वास में आपका पार नहीं पड़ा। अब आपकी सदस्यता जारी है, और आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या फिर आपकी फितरत है कि किसी न किसी से झगड़ा चालू रखो, क्योंकि वो कीड़ा जो प्लास्टिक का है वो आपके घूम रहा है दिमाग के अंदर, तो वो कीड़ा आपको सोने नहीं देता। आपने अब सारे सबसे दुखड़ा मिटाने की कोशिश करके, और अब आप सुखराम जी से तोपों के मुंह सुखराम जी की तरफ मोड़े, लेकिन सुखराम जी आपको जवाब नहीं देंगे। वो एक संत है, वो कह रहा है कि पापी अपना आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम, मैं क्यों कहूँ। तो उन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया, लेकिन उनको ऐसे लोगों को बयान देना चाहिए। और आप कह रहे हो कि मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, सेल्फ सेंटर्ड हूँ, और ये ऐसे लोग हैं, मैं वो नहीं करता, ये नहीं करता। आपने मेरे साथ किया। आपने एक अभी जिला परिषद के सदस्य जो आपके साथ थे, मेरे आपसे निकलने के बाद वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। आपके अभी 2020 के चुनाव में करीब 25 लाख रुपया खर्च करके आपने सन्नऊ बेल्ट में सारा जिम्मा उसको दिया। और जैसे ही वो सदस्य पंचायत समिति में बोलने को खड़ा हुआ, तो आपने फटाक से कह दिया, नीचे बैठ, तख्ती के साथ तेरा फोटो आ गया। अरे भाई साहब, आप उस जिला परिषद की मीटिंग में होते कौन उसको टोकने वाले? जैसे आप जिला परिषद की मीटिंग में बैठे थे, तो आप भी एज ए मेंबर थे, आपकी मेंबर में काउंटिंग होती है। वहाँ सभापति जिला प्रमुख होता है, और अध्यक्षता कलेक्टर करते हैं। और संबंधित मंत्री या जोगेश्वर जी बैठे थे, वो एज ए विधायक बैठे थे, लेकिन वो मंत्री थे। तो अगर जोगेश्वर जी को भी वहाँ जवाब देना है, तो सदन का नियम है कि वो सदन के सभापति ने अनुमति लेते कि भाई ये सवाल मेरे से रिलेटेड है, तो मैं इसका जवाब दूं। जब सभापति जी आपको परमिशन देते हैं, तो तब आप उसको जवाब देना चाहिए। और आपने फटाक से बीच में उठ के, और अपने साथी, अपने सदस्य, अपने चेले को आपने कहा, नीचे बैठ, तख्ती के साथ तेरा फोटो आ गया। इतनी बड़ी बेइज्जती करते हो आप कौन होते हो भाई वहाँ? ये तो ठीक है, भला आदमी था, व्यापारी था, तो वो बैठ गया और उसने कुछ कहा नहीं। बाकी आप इस तरह किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते नेताजी। आप उस सदन का मात्र सदस्य थे, आप जवाब देने के लिए नहीं थे। और कल के इंटरव्यू में आपने आरएसएस की वकालत करी है। अब सुखराम जी ने आरएसएस का कहा, तो हमेशा आज राहुल गांधी जी पूरी तरह से, मैं पिछले समय से देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आरएसएस को लेकर कई बार टारगेट कर चुके हैं, क्योंकि वो आरएसएस अपने आप में एक हिंदुओं का संगठन है और वो बीजेपी का सहयोगी संगठन है।
आजकल वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं चुनाव में लेकर, जितवाने से लेकर वहाँ तक सरकारें बनाने में। तो वो उनका लुकआउट है, अपने नहीं देखना। पर आरएसएस को लेकर कांग्रेस के नेता हमेशा बयान देते आए। तो आपको आरएसएस की वकालत करने की क्या जरूरत है? क्या या तो आपको कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना है, या फिर आपकी सदस्यता जा रही है। कभी आप किसी निर्दलीय विधायक के साथ खाना खाते हुए दिखते हो, कभी कुछ करते हुए दिखते हो, कभी जोगाराम जी की गाड़ी में घूमते हो, कभी गजेंद्र सिंह जी की अगवानी करते हो, तो मतलब कभी राठौड़ साहब को, अध्यक्ष जी को मामा कहते हो। तो मतलब ये क्या है? ये सब किस ओर इशारा कर रहा है? कहीं जनता ने गलत आदमी को वोट तो नहीं दे दिया? तो आरएसएस की खिलाफत करने में आपको पैरवी करने की क्या जरूरत है? बीजेपी वाले अपने आप कहते हैं, अपने आप बीजेपी वाले जब आरएसएस का नाम लिया या नहीं लिया, तो अपना आप कौन होते जवाब देने वाले? तो नेताजी सब दुनिया जानती है, आप होशियार हो, बाकी सब नहीं है, वो नहीं है। अब आप स्वाभिमानी आदमी हो, तो मेरी तरफ से आज दिन तक 9 दिसंबर 2020 को रात 12 बजे से लेकर आज 10 जनवरी 2025, 4 साल और 1 महीना हुआ है, मेरी तरफ से अगर एक भी व्यक्ति नेताजी आपके पास आया हो कि मेरे से समझौता कर लो, तो आप जो दंड दोगे मैं भरने को तैयार हूँ जनता के बीच। और आपके पंच, आपके सीनेट के सदस्य, आपके चेले कम से कम 25 बार आपका मैसेज लेके आए कि साहब से समझौता कर लो। मैंने कहा कौन सा साहब? जो नेताजी स्वाभिमानी आप नहीं हो, स्वाभिमानी हम हैं। हमारा आदमी एक बार भी नहीं आ रहा, आपके 25 बार आ गए। और हम जिससे दोस्ती और दुश्मनी, ये दुश्मनी तो नहीं कह सकते, राजनीतिक दुश्मनी है, लेकिन हम इसमें ईमानदार हैं, दोस्ती और दुश्मनी के पक्के हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आपने हमारे साथ धोखा किया, उसके बाद हमने तो आपको छोड़ दिया। और अब मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, अगर ज़्यादा कहना चाहूँगा तो लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन आपने रानीवाड़ा के पत्रकार तो नहीं कह सकते, लेकिन यूट्यूबरों का एक संगठन बना रखा है इन्होंने। उस संगठन को चढ़ाकर और प्रलोभन में डालकर आपने मेरे खिलाफ पाबंदियाँ ला दी है। वो अपने समाज में कहे ना, हेलो दीदो हेलो, हुक्का पानी मेरा बंद किया है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे मैं झुक जाऊंगा क्या यूट्यूबरों के सामने? यूट्यूबर अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आपने वो करी। उसके बाद अशोक शर्मा जी जो अच्छे पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। अशोक शर्मा जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके भरोसे सरकारें चलती है। आप न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बाद चौथा स्तंभ मीडिया को माना गया है। तो आप उसको क्यों शर्मसार कर रहे हो? इस आदमी का तो कोई स्टैंड नहीं है। कल समरजीत सिंह जी के पास चला गया, पहले फुकरा जी से लड़ा था, उनके पास चला गया, और अब अर्जुन सिंह जी से 52। अब इनके यूट्यूबरों का खेल देखो आप। चुनाव के दौरान इन्होंने 48 और 52 रजवाड़े कर करके इन यूट्यूबरों ने इतना मतलब उन्माद फैलाया रानीवाड़ा क्षेत्र में कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। पता नहीं, कोई एक सर्कस न्यूज़ एक ऐसा कुछ लेके बैठे हैं, तो वो उस पर 24 कलाक यार तो मुखपत्र बन के इस आदमी का 48 रजवाड़े कर रहे थे। तो इनके तो सॉर्ट आउट हो गया। अब आप क्या करोगे? आपके अंदर स्वाभिमान अगर गैरत बची है तो आप क्या करोगे? क्यों आपने 52 और 48 रजवाड़े किए? चुनाव के अंदर सब एक होते हैं। सांचौर में विष्णु एक हुए, तो रानीवाड़ा में रबारी एक हुए, तो जाहिर सी बात है राजपूत भी एक होंगे। तो मतलब आपने इतना क्यों उन्माद फैलाया? तो यूट्यूबरों को मैं कहना चाहूँगा फिर से कि आपकी पाबंदियों से मैं नहीं डरने वाला हूँ, और आप कितनी पाबंदियाँ ला दो। और अशोक शर्मा जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप दमड़ी, चमड़ी और स्कॉच, इनके चक्कर में लोकतंत्र को मत बेचो। ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। बड़ी मुश्किल से ये लोकतंत्र भारत में स्थापित हुआ, कई हज़ारों सदियों के बाद आज़ादी मिली है, और इस आज़ादी को आप पुनः गुलामी में मत बदलो। शर्मा जी, मैं एक बार पुनः और कहता हूँ कि आपको और किसी भी पत्रकार को इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए, ये ठीक नहीं है। और पुनः
एक बार मैं नेताजी कहूँगा, मैं मेरे बयान पर मुकम्मल हूँ। जनता जूते ठोकेगी, जो गलत काम करेगी उनको ठोकेगी, कई बार ठोका है और आगे भी ठोकेगी, जनता ठोकेगी, मैं नहीं ठोकूंगा। और जनता के साथ अगर मुझे भी ठोकना पड़ा तो मैं भी उस समय तैयार रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप, हाँ एक बात और मुझे याद आ गई बीच में, आप कह रहे हो कि अशोक गहलोत ने हमको पूछा नहीं जिला बनाते वक्त, तो भाई साहब आपकी उस समय क्या औकात थी? आप तो हारे हुए थे लगातार 2 बार। तो अब कल उठ के मैं कहूँगा मुझे अशोक गहलोत ने पूछा नहीं, तो मैं तो उस समय यार कम से कम डेलीगेट तो जीता हुआ था 4000 वोटों पर, मैं जीता हुआ था। आपने मुझे मंच पर तक चढ़ने नहीं दिया, आपने पुलिस वालों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करवा कर मेरे साथ क्या वहाँ बेइज्जती करने की कोशिश करी सांचौर में, भूल गए क्या? मैं जनप्रतिनिधि था और आप हारे हुए थे। फिर भी मैंने कहा पार्टी में बिखरा होगा, लोग परेशान होंगे, तो आप लोग तो कुछ थे ही नहीं उस समय, अशोक गहलोत जी किस किस को पूछते। और उसके बाद फिर भी उन्होंने बड़ा मन रखा, आपको हेलीकॉप्टर में चढ़ाया जालोर तक, और उसके बाद आपको मंच पे चढ़ाया, पत्थरों पे आपके नाम लेके आपको भाषण देने के लिए दिया। इतना मान सम्मान कम है क्या पार्टी में? तो बाकी तो आप जैसे तो कहीं घूमते, आप पार्टी से बड़े हुए हो, आप पार्टी के पीछे बड़े हुए, आप पार्टी से बड़े नहीं हो। नप जाओगे आप, 5 मिनट लगेगी, अगर पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए तो 5 मिनट नहीं लग जाएगी। ऐसे कई रतन देवासी रोड पे घूमते हैं। आप पार्टी के साथ गद्दारी मत करो। और आपने जिले निरस्त को लेकर जो चिट्ठियाँ लिखी है उसकी शिकायत हमने ऊपर तक करी है, और जो आरएसएस की आपने मुखालफत करी है, जो आपने पैरवी करी है, उसके लिए भी मैं राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने वाला हूँ। राहुल गांधी जी हमेशा आरएसएस के खिलाफ कैंपेनिंग करते हैं और आप उनकी पैरवी करते हो, तो कांग्रेस में रहकर आप उनकी पैरवी मत करो, आप उनके साथ चले जाओ। बेशक आप साथ चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पार्टी समंदर है, इसमें कई मछलियाँ तैरती है। और पुनः मैं कहता हूँ, इन बयान से कोई सुखराम जी का लेना देना नहीं है। मेरी वजह से उस संत आदमी को आप मत घसीटो और उनका दिल मत दुखाओ। अगर उसने हाय दे दी, आपको स्थापित करने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और जिस दिन उन्होंने आपको श्राप दे दिया तो नेताजी आप किसी काम के नहीं रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद।